नमस्कार साथियों। आप सबका 23 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पेपर के आंसर हो सकते हैं आपने अलग अलग जगहों से आंसर देख भी लिए होंगे, लेकिन ये शिफ्ट का एनालिसिस वो बच्चे जरूर देख कर जाएं जिनके आने वाले शिफ्ट में कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। देखो, आंसर मैंने खुद टेलीग्राम चैनल में बहुत पहले आपको लिख के डाल दिए थे, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने आपको उसका एनालिसिस नहीं करवाया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों। बहुत सारी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के आपके डायरेक्ट नोट्स से फंसे हुए हैं, तो जो नोट्स मैंने आपको दिए उन्हें पढ़कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार देता है? सारे आर्टिकल आपको पता थे कि नहीं भाई? अनुच्छेद 10 में क्या था? अनुच्छेद 10 में था नागरिकों के मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में प्राप्त मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख मिलता है। विधि की समझ समता हमने कहाँ से लिया था? विधि की समझ समता हमने लिया था विधि की समझ समता लिया था ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधियों का समान संरक्षण लिया था हमने अमेरिका के संविधान से। एनपीए क्या होते हैं? एनपीए आपको पढ़ाया गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। जब बैंकिंग व्यवस्था पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एनपीए पढ़ाया था, निफा पढ़ाया था, फेमा पढ़ाया था, फेरा पढ़ाया था कि भाई फेरा के स्थान पर क्या आ गया है? फेमा आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी ना, वही सारी चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले शिफ्ट का पेपर वाकई थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स ज़्यादा था यार। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो एसएससी का ट्रेंड होता है उसको फॉलो कर लिया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो परेशान नहीं होना। आगे जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे। जो उसके साथ मैं डिटेल एनालिसिस डिस्कस करूँ इनको जरूर। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के मैंने आपको नोट्स लिख के हैंड राइटिंग फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाले, उनको एक बार पढ़कर ही जाइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरा नृत्य मनाए जाते हैं? सेरा नृत्य आपके ललितपुर में मनाते हैं। ललितपुर वही क्षेत्र है जो कि आपके तीन तरफ से एमपी से घुरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश में झांसी से सीमा साझा करता है। झांसी वही झांसी जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, विद्रोह का दमन किया था वहाँ पे ह्यूरोज ने। ये वही झांसी है जहाँ पर आपके पिछली बार का हमने डिफेंस कॉरिडोर का आयोजन करवाया था। अच्छा, डिफेंस कॉरिडोर है कहाँ पे? डिफेंस कॉरिडोर आपके झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। इसके साथ साथ आपके कहाँ पे है? इसके साथ साथ आपके अलीगढ़ में भी डिफेंस कॉरिडोर है। अच्छा, पूछेगा डिफेंस पार्क कहाँ पे? तो डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश में 3 जगह पर है, झांसी में है, कानपुर में और लखनऊ में है। पता है ना ये सारी चीज़ें आपको। भैया, अयोध्या के एक जिला के उत्पाद क्या है? अयोध्या के एक जिला के उत्पाद है गुड़। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति किसने बनाई थी? अरुण योगीराज जी ने। अयोध्या, पहले इसका नाम क्या था? फैजाबाद। फैजाबाद से नाम बदल कर क्या कर दिया? अयोध्या। अयोध्या के एक जिले का उत्पाद क्या है? गुड़। गुड़ हम बनाते किससे? गन्ना। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? चीनी अनुसंधान केंद्र है आपके कानपुर में। अब क्वेश्चन पूछेगा, पहला चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला था? हमने प्रतापगढ़ में खोला था। इसी के साथ साथ अयोध्या आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। रामलला की मूर्ति बनाई थी अरुण योगीराज जी ने। ललितपुर आपका 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घुरा है, एक तरफ से उत्तर प्रदेश के झांसी से सीमा बनाता है। बिजनौर से ही गंगा नदी प्रवेश करती है आपके। गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? हरिद्वार से। और सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। बिहार का सूख किसको कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का सूख कहते हैं। गोदावरी सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। पहले शिफ्ट में गोदावरी से क्वेश्चन आया था, इस शिफ्ट में आपको हो सकता है अगले शिफ्ट में इन सब क्वेश्चन आ जाए। अमेठी का जिला मुख्यालय क्या है? अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज। अमेठी से चुनाव लड़ा था स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जो पहले आपकी मंत्री थी, बाल संसाधन विकास मंत्री, स्मृति ईरानी जी चुनाव हार चुकी थी। उनकी जगह पे चुनाव जीते कौन थे? उनके जगह पर चुनाव जीते थे आपके केएल शर्मा जी। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य क्या है? जो हमने परिवार परीक्षण पर प्रतिबंध संधि लगाई, देखो परमाणु परीक्षण में प्रतिबंध संधि का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से क्या होगा कि हम शांतिपूर्वक हम इस परमाणु परीक्षण को करें। अच्छा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और भारत का पहला परमाणु परीक्षण क्या था? दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा।
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार हम खेल क्षेत्र में देते हैं। देखो खेल क्षेत्र में एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसे अर्जुन अवार्ड इस बार मोहम्मद शमी को भी मिला था, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको मिला है, चिराग शेट्टी को मिला है और इसके साथ विराट शेट्टी को मिला है। दोनों की जोड़ी को हम सातु रूप कहते हैं, सापची। इनको क्या मिला था? आपका अर्जुन खेल अवार्ड मिला था आपके, जैसे आपके मोहम्मद शमी को मिला है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? मेजर ध्यानचंद का हॉकी से संबंध था। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस होता है। इनके जन्म दिवस को हम पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम केंद्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? 29 जुलाई को मनाते हैं हम बाघ दिवस के रूप में। बाघ के लिए हम 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आए थे, 1973 में। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने नामीबिया से लाए हुए चीते को रखा था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पन्ना पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में। इतने सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इंडिया विंस फ्रीडम किताब है आपके राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड किताब है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था? कब? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में हमने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया और कर्तव्य पथ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। सुभाष चंद्र बोस इनकी जो सेना थी आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ एक मुकदमा चला था 1945 में। कौन सा मुकदमा चला था? लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा में इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने। इनका सरकारी वकील थे और इन्होंने इनका मुफ्त में केस लड़ा था। इसी के साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी जी को हमने 2024 में भारत रत्न दिया है। 2024 में हमने 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। पहले हैं आपके कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन जी, PN नरसिम्हा राव जी, इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह और लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी जी का संबंध किससे? अयोध्या राम मंदिर के लिए आंदोलन जो चलाया था, रथ यात्रा चलाई थी लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम के संस्थापक सदस्यों में भी तो लालकृष्ण आडवाणी है। जैसे पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने किया था? ईओ ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, अध्यक्षता किया था बिमोल बनर्जी ने। 1980 में कौन से हुआ था? 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इस बार क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं SSC के टर्न से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को अच्छे से सुनकर जाइएगा। अब लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा लिखने पर फोकस न करिए, बहुत ज़्यादा रटने पर भी फोकस न करिए, कि सुन लीजिए कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। इनका संबंध किसका? इनका संबंध है बिहार राज्य से। इन्होंने संविधान सभा के रूप में चुने कब गए थे? 24 जनवरी 1950 को, जब हमने अपनी संविधान सभा की अंतिम बैठक की थी। उसी दिन हमने भारत के राष्ट्रगान को, भारत के राष्ट्रगीत को, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका संबंध है संतुलित जनजाति से। 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। 2016 में विमुद्रीकरण से सबसे पहले तो पता नहीं, सबसे पहली बार हमने विमुद्रीकरण किया 1946 में। 1946 में जब हमने विमुद्रीकरण किया था उस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन थे? 1946 में हमारे वित्त मंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि 1946 में हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1946 में RBI के गवर्नर कौन थे? 1946 में RBI के गवर्नर थे CD देशमुख। CD देशमुख जी ये पहले भारतीय गवर्नर भी हैं।
देखो आरबीआई के पहले गवर्नर पूछेगा तो ऑसबर्न स्मिथ है, पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख है, आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर पूछेगा तो शक्तिकांत दास है, आरबीआई के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे, आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। उर्जित पटेल की प्रसिद्ध किताब है ओवरड्राफ्ट, रघुराम राजन की प्रसिद्ध किताब है व्हाट डू आई डू, इनकी प्रसिद्ध किताब है। तो सबसे पहले तो हमने 1946 में विमुद्रीकरण किया था, इसके बाद 1968 में किया था, इसके बाद हमने 2016 में। तो नवीनतम विमुद्रीकरण हमने कब किया? 2016 में किया। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जिसे हम अपनी भाषा में नोटबंदी कह देते हैं, अर्थात उस मुद्रा को हमने चलन से बाहर कर दिया। तो 2016 में जब हमने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था? 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था। 500 1000 के नोटों को बंद किया था। तो विमुद्रीकरण के बाद कितने परसेंट नोट वापस आ गए थे? तो विमुद्रीकरण के बाद लगभग हमारे 96.65% नोट क्या हुए थे? वापस आ गए थे। 96% आए थे वो नोट्स वापस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95.75, लगभग इतने परसेंट ही नोट आए। सरल शब्दों में हम याद कर लेते हैं कि 96% नोट हमारे वापस आ गए थे। अब 96 ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा 95.66%। अब 2016 में आपके आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं। अब इसी के साथ पूछ सकते हैं कि भैया हमने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए थे? हमने बंद कर दिए थे। इसी के साथ साथ हमने क्या किया? 9 मई 2023 को क्या किया था? 9 मई 2023 को हमने घोषणा किया था कि हम 2000 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर रहे हैं। 30 सितंबर 2023 से 2000 का नोट हमारा लीगल टेंडर से बाहर हो गया है। अब आपके क्वेश्चन में विमुद्रीकरण से तो क्वेश्चन आ रहा है। अब हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले 10 रुपये के नोट पर क्या बना है, 20 रुपये के नोट पर क्या बना है। तो भैया 10 रुपये के नोट पर क्या बना है? कोणार्क मंदिर बना है। 20 रुपये के नोट पर क्या बना है? 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपये के नोट पर क्या बना है? 50 रुपये के नोट पर आपके सांची का स्तूप बना है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव बनी है। 200 रुपये के नोट पर क्या बना हुआ है? 200 रुपये के नोट पर आपका क्या बना हुआ है? 200 रुपये के नोट पर आपका सांची का स्तूप बना हुआ है। 50 रुपये के नोट पर आपका हम्पी बना हुआ है। हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे अशोका ने बनवाया था। इसके बाद पूछेगा 500 रुपये के नोट पर क्या बना हुआ है? 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब इसके साथ साथ 2000 का नोट जो लीगल टेंडर से बाहर हो गया, उस पर क्या बना हुआ था? 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ था। नोट को छापता कौन है? तो नोट को छापता है आरबीआई। न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के आधार पर नोट्स को छापता है। लेकिन 1 रुपये का नोट और जो सिक्के होते हैं वित्त मंत्रालय छापता है। तो सिक्कों पर साइन किसका होता है? वित्त सचिव को साइन होता है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन थोड़ी सी तबीयत नहीं सही इसलिए गला वैसा है, पर आप लोग बस इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, देखो मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछेगा तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 के एक्ट में, जो कि वियना घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछेगा मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 2006 में। मानवाधिकार से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसकी मैंने पीडीएफ नोट्स बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया। देखो अभी आपको पता है, एक तो हमने अभी नवीनतम संविधान संशोधन के आरक्षण द्वारा बढ़ाया, लेकिन आपके एग्जाम में नवीनतम वाला नहीं पूछे, इससे पहले वाला पूछ रहे। तो 79वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। जल्दी से हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में देख लें। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और आपकी क्या हुआ? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा था। इसी के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हमने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। हो सकता है ये चीज़ें आपको ना पता हो, लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हमने क्या किया था? शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या, इन सब विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में रखा था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हमने अपने संविधान के भाग 4A में 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने अपनी लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष। लेकिन पुनः जब हम 44वां संविधान संशोधन करते हैं 1978 में, तब हमने क्या कर दिया था, लोकसभा विधानसभा की सीटों का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमने अपने संविधान में कैबिनेट शब्द को जोड़ा था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को आपका कानूनी अधिकार बना दिया। पहले संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार था, पहले संपत्ति के अधिकार आपका मूल अधिकार था। देखो, हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको मैंने जब सारे संविधान संशोधन पढ़ाए थे तो तीनों संविधान संशोधन पढ़ाए थे। बिल्कुल मैंने 79 संविधान संशोधन आपको नहीं लिखाया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन हमेशा पूछता था नवीनतम संविधान संशोधन से कि भैया हमने कौन सा 104वां संविधान संशोधन किया है। लेकिन इस बार पूछे तो जब आप इन तीनों को कर रहे होंगे तो आप चौथा नहीं कर पाए होंगे। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रख के कूल माइंड से क्वेश्चन को करिएगा। देखो, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं आ रहा है, तब भी आपको शांति से पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आते हुए सिली मिस्टेक्स आपको गलत हो जाएंगे। अब मैं मानती हूँ कि मैंने आपको 79 संविधान संशोधन नहीं लिखाया था, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ऐसे तो हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके, पूरे तो आपने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन आपको मैंने 42वां, 44वां और 73वां संविधान संशोधन मल्टीपल टाइम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। जब आपको ये तीनों पता है तो आपको पता है कि ऑप्शन क्या हो सकता है। 79 आप आसानी से टिक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। देखो, अभी तक आपने नोट्स नहीं पढ़े। मैं मानती हूँ कि भाई पहले शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चला गया, तो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ नहीं पढ़ाया था। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो यूपी पुलिस का नहीं है, वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है एसएससी का पैटर्न होता है, वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है आपका पीसीएस वगैरह का। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आरओ वगैरह पूछता है, तो इसलिए मैंने आपको चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। अगर कोई आके यूट्यूब में कह रहा है कि सारी उसकी पढ़ाई हुई चीज़ें आई हैं, या तो भाई उसने पैटर्न गलत पढ़ाया है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, या तो उसके तुक्के से चीज़ें सही हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, लेकिन अगर आप सेकंड शिफ्ट का देखेंगे तो चीज़ें पहले से बेटर हुई हैं। अगर अभी तक भी आपने उन नोट्स को रिवाइज नहीं किया तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आ गया तो कम से कम उन्हें तो गलत ना करिए। इसके साथ साथ देखो, अभी इस टाइम पे मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही, तो आज मैं आपकी ऑफलाइन वाली क्लास भी नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं आपको क्या करूँगी, जैसे मानवाधिकार आयोग गया, इसके साथ साथ साइबर से जुड़े हुए आ रहे हैं, विमुद्रीकरण के नोट्स आपको हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको जल्दी अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट में लिखकर टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो जिनका अगली शिफ्ट में होगा एक बार पढ़कर चले जाइएगा। 73वां संविधान संशोधन, भैया 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि लागू कब हुआ था, लागू हुआ था आपके 24 अप्रैल 1993 को। इसके माध्यम से हमने क्या किया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। पंचायत को उल्लेख का अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, भैया लोकटक झील है आपकी मणिपुर में स्थित है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा क्या है आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश में, भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, भारत सबसे लंबी सीमा बनाते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश का गांधी किसको कहते हैं, बांग्लादेश का गांधी कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और तभी हमने अमर शुमार बांग्लादेश को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया था। अमर शुमार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी, अमर शुमार बांग्ला गीत की रचना किया था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को यूनेस्को के हमने धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को, देखो एकता और अखंडता, जब मैं आपको प्रस्तावना बता रही तो मैंने कहा एकता एक आपका मानवीय मूल होती है और अखंडता कैसे है, भौगोलिक मूल। तो बात किसकी कर रहा है, ये संप्रदाय की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1944 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जैसे हमने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना हमने लिया अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके साथ साथ समवर्ती सूची भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आगे, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, जो डेटा को फिल्टर करता है उसे हम कहते हैं फायरवॉल के नाम से। साइबर वाले हम इतने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे, लेकिन इसकी मैंने आपको अलग से नोट्स दे दूंगी, पढ़ के जाइएगा प्लीज़।
दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रणनीतिक उपयोग। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रणनीतिक उपयोग करते हैं तो इसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आपके अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, मीशो हो गए, डिफरेंट टाइप की जो ई कॉमर्स की कंपनियां होती है, इसका कैसे करती है, मार्केटिंग के रूप में प्रयोग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू। पिछले एग्जाम में क्रोशिया की राजधानी पूछी गई, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको एक बार देख कर ही जाइएगा। सबसे लंबा पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल। तो भैया भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न मिला है क्या? अगर मिला है तो कब मिला है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च हुई? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की थी नवंबर 1995 में। भारत और वियतनाम के साझेदारी हम क्यों करते हैं? किसी भी देश के साथ साझेदारी हम मुख्य रूप से क्यों करते हैं? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर। अभी हमने वियतनाम के साथ साझेदारी किया था रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को लेकर। जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? देखो ये इस क्वेश्चन को एक बार पूरे समझिएगा। ये कह रहे जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, क्योंकि देखो जो हमारी 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता थे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन हमारा तो 4 जून को ही परिणाम आया था। इसके बाद अगर जून के बाद पूछेगा तो हमारे विपक्ष के नेता अब वर्तमान में बन गए 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी। लेकिन पूछ रहे जून 2024 तक, तो जून 24 तक हमारे विपक्ष के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका देख लीजिएगा एक बार। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा की रचना किया था अमीर खुसरो ने, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। अक्षय ऊर्जा एजेंसी काम क्या करती है? अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो इरीना होती है, इरीना का मुख्य रूप से काम क्या होता है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को ये क्या करती है? बढ़ावा देती है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों से निपटने के लिए आतंकवाद के लिए काम करते हैं अंकटाड। इंटरपोल इसका आंसर नहीं होगा। अंकटाड ही वैश्विक आतंकवाद विरोधी समन्वय के लिए काम करते हैं। दूध ब्रेड उत्पाद के लिए जीएसटी की दरें कितनी? दूध के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए हो गई थी 5%। अब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया बजट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिलेंगे, तो अगली क्लास में मैं बजट आपसे डिस्कस कर लूँगी, उसको देखकर ही जाइएगा। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन का नाम क्या? चंद्रमा मानव के लैंडिंग माने आर्टेमिस। इसरो के मिशन मैंने आपकी करंट अफेयर के क्लास में डिस्कस किया था, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा करंट अफेयर के क्लास को। ऐसे अगला कह रहा है कि सॉरी अंतर्राष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का उद्देश्य क्या है? थर्मल रिएक्टर जो पहले, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्वरूप में संलयन ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य क्या? सूर्य आपका एक तारा है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सिंह। निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी रमा देवी। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार थी। इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? विश्वरैया जी के जन्म दिवस को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। और विश्वरैया ही भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक है। विश्वरैया की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है प्लॉट इकोनॉमी। अगर वैसे आपसे अर्थव्यवस्था का जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ है, लेकिन पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एम विश्वरैया। कैंसर दिवस को मनाते हैं 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। कैंसर के उपचार में किस धातु का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। विटामिन B12 में जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं? ओंकोलॉजी में। और जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को मिला, जो कि ओंकोलॉजिस्ट है। अब इसके बाद भारतमाला परियोजना का संबंध किससे? भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क मार्ग से। होली कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में? भैया प्रकाश त्यौहार दीपावली। लेकिन दीपावली को शोक दिवस के रूप में कौन सा मनाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, जो कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। देव दीपावली का आयोजन हम कहाँ पे करते हैं? देव दीपावली का आयोजन वाराणसी में करते हैं। सर्ववेद मंदिर कहाँ पर? सर्ववेद आपका मंदिर वाराणसी में। गंगा नदी के तट पर कौन सा? वाराणसी आपका गंगा नदी के तट पर है। कानपुर है, फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। गोरखपुर कौन सी नदी पर है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। देखो इस बार क्या हुआ है, आपके यूपी जीके से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। पुलिस अभिरुचि के क्वेश्चन बच्चों ने इतना पढ़ा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा तो उन्होंने पेपर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्रेंड था उससे ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? कितनी बार पढ़ाया था आपको भैया? जीएसटी आपका कैसा कर है? जीएसटी एक प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है।
जीएसटी से सारी चीज़ें हमने 26 जो पहली शिफ्ट का हमने पेपर का एनालिसिस किया था वहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार पहली बार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। जवाहरलाल नेहरू, देखो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते, पहले पंचवर्षीय योजना इनके टाइम पे थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का भी अंत किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। मसालों का प्रमुख उत्पादक पूछेगा, देखो 2020-21 में मसालों का प्रमुख उत्पादन राज्य था आपका मध्य प्रदेश। दलहन में भी कौन है? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तो मसाला अनुसंधान का आपकी कोझिकोड केरल में है। कर्नाटका किसकी है? कॉफी के उत्पादन में कर्नाटका पहले स्थान पे है। विश्व में पूछेगा तो ब्राजील है। लाइफ टाइम डिक्शनरी में पीस अवार्ड मिला था आपके सलमान रुश्दी जी को। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा, जबकि सर्वाधिक किसका है? केरल का है। जनसंख्या घनत्व को होता है क्षेत्रफल में आपका क्या करते थे, जितना भी क्षेत्रफल है उसमें जनसंख्या को डिवाइड करके आपका जनसंख्या घनत्व निकल आता है। बायोमेट्रिक का उद्देश्य क्या होता है? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार। एग्जाम देने जाते हो तभी आपको बायोमेट्रिक होती है ताकि आपका सत्यापन आसानी से हो सके। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब हमने हिस्ट्री पढ़ रहे थे सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी ना मल्टीपल टाइम। बारदौली सत्याग्रह के द्वारा ही हमने क्या किया था? सरदार पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दिया था। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टाग्राम को इंटरनेट की दुनिया में कौन सा रैंक मिला था? भैया इंस्टाग्राम को रैंक मिला था आपको 4th नंबर का रैंक मिला था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 में। किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो मेंढक, क्योंकि मेंढक आपके जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इसलिए जल प्रदूषण का जैव संकेतक आप मेंढक को मानते हैं। ये आपके जीके के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ चीज़ों का भी डिटेल एनालिसिस बाकी है, उनको मैं क्या करूँगी? लिख के दे दूँगी। थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।